बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश में सुबह 11 बजे तक की वोटिंग की बात करते हैं। 27.67% मतदान हुआ है। छत्तीसगढ़ में सुबह 11 बजे तक आपको बता दें कि मतदान का आंकड़ा लगातार फ्लैश आपके सामने कर रहे हैं। एमपी में 27.60, 19.65% सुबह 11 बजे तक मतदान का ये प्रतिशत आप तक रख रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया इस वक्त चल रही है और इसी के साथ साथ 70 सीटों पर छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। उसी के साथ आपको बता रहे हैं लगातार न्यूज इंडिया भी पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। और इस बीच देखिए कई जगह हिंसक घटनाएं भी सामने आई हैं। तो यदि हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो दिमनी में हिंसक घटना देखने को मिली। नरेंद्र तोमर का गढ़, और इसी के साथ ही आपको बता दें कि दिमनी से वहां चुनाव भी लड़ रहे हैं। तो फिलहाल जो आंकड़े हैं, जो प्रतिशत है, वो लगातार आपके सामने अपडेट हम दे रहे हैं। कितना प्रतिशत अब तक हो गया है? 11 बजे तक 27.62%। मध्य प्रदेश में 11 बजे तक, छत्तीसगढ़ की बात करी जाए 19.26% वोटिंग इस वक्त की गई है। और देखिए लगातार वोटिंग का जो आंकड़ा है बढ़ता जा रहा है। और सुबह जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, जैसे ही पोलिंग बूथ खुले थे और महिलाओं का रेला, आपको याद होगा कि जब रायपुर में देखा था तूता मतदान स्थल पर किस तरीके से महिलाओं का रेला उमड़ पड़ा था, यानी कि उत्साह जो है वो तो चरम पर है। और 11 बजे तक के जो आंकड़े हैं इस बात की तस्दीक करते हैं। तो फिलहाल वोटिंग इस वक्त जारी है और प्रधानमंत्री मोदी भी अपील कर चुके हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के तमाम वासियों से कि मतदान जरूर करें। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। देश और छत्तीसगढ़ में वोटिंग जारी है। लगातार आपको बता रहे हैं एमपी में सुबह 11 बजे तक 27.62% वोटिंग हो गई है। और छत्तीसगढ़ की यदि हम बात कर रहे हैं तो 11 बजे तक 19.65% मतदान हुआ है। और इसी के साथ साथ हम आपको भी बता दें कि कई ऐसी जगह जहां पर हिंसा की घटना भी सामने आई है। मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं तो महू में कांग्रेसियों पर तलवार से हमला भी हुआ, वो भी तस्वीरें हमने आप तक साझा की थी। खरगोन में किस तरीके से महिला की मौत की खबर भी आई थी। तो फिलहाल आपको बता दें नरेंद्र सिंह तोमर की दिमनी सीट की हम बात करते हैं तो वहां पर भी मतदान शुरू होने के कुछ ही देर बाद फायरिंग की घटना सामने आई थी। 2 गुटों में पथराव भी हुआ था, भारी पुलिस बल वहां तैनात किया गया था। इधर छिंदवाड़ा की हम बात करते हैं, जो कि छिंदवाड़ा देखा जाए तो सीधे तौर पर वर्चस्व है कमलनाथ का। और देखिए उस गढ़ में भी नकुल नाथ को बूथ पर जाने से रोका गया था, ये कमलनाथ का कहना था। तो छत्तीसगढ़ में सुबह 11 बजे तक का मत प्रतिशत आपको दिखा रहे हैं। 19.65% मतदान दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश की बात करें तो सुबह 11 बजे तक 27.62% मतदान। ये मतदान प्रतिशत आपको ये समझने में आसानी करेगा कि आखिरकार ये जनाधार किसकी तरफ जा रहा है। मध्य प्रदेश की बात करें तो पिछले चुनावों में जनाधार को निराधार करने का काम ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया था। अपने कंधों में ये दारोमदार उठाया और जनादेश को बीजेपी की तरफ मोड़ दिया था। इस बार मध्य प्रदेश की जनता किसके साथ है, ये देखने वाली बात होगी। नक्सल प्रभावित क्षेत्र जो कि छत्तीसगढ़ से लगे हुए हैं और छत्तीसगढ़ के भी वो तमाम क्षेत्र नक्सल प्रभावित, उन क्षेत्रों में 3 बजे तक ही वोटिंग होनी है। 7 बजे से वोटिंग की जो प्रक्रिया वो शुरू हो चुकी थी। 3 बजे तक ही वोटिंग होगी। और ऐसे में मिला जुला जो मतदान प्रतिशत है 11 बजे तक का, वो आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो 11 बजे तक मध्य प्रदेश में 27
17.62% मतदान। तो वहीं छत्तीसगढ़ के अंदर यह आंकड़ा लगभग 20% के आसपास। देखिए 12 बजे का समय हो चुका है, 12:15 बजे के करीब बज रहे हैं। तो ऐसे में जब हम आपको यह आंकड़ा 11 बजे तक का बता रहे हैं तो इससे 1-2% आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, 11 बजे तक का यह आंकड़ा आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसमें 27.62% का जिक्र है। तो वहीं छत्तीसगढ़ के लिए ये 11 बजे तक का जो मतदान प्रतिशत है, वोटिंग परसेंटेज, वो 19.65 बता रहा है। मतदान की जो प्रक्रिया है पिछली बार से थोड़ी सी धीमी। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की आपको बता देंगे 70 सीटों पर 7 बजे से मतदान जारी है। यदि एक सीट की हम बात करते हैं, जो एक सीट है वो है बिंद्रावनगढ़, जिसमें 3 बजे तक ही वोटिंग होगी। बाकी 69 जो सीटें हैं उन पर 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसी बीच देखिए लगातार हिंसक जो घटनाएं हैं वो लगातार सामने आती गई हैं। हालांकि इन तमाम तो छत्तीसगढ़ में सुबह 11 बजे तक 19.65% मतदान दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश की बात करें 11 बजे तक 27.62% मतदान। मतदाताओं में उत्साह नजर आ रहा है। ऐसे में न्यूज इंडिया भी आपसे अपील कर रहा है, पहले मतदान उसके बाद जलपान। जी हां, क्योंकि आपकी उंगली पर लगी स्याही आपकी ही नहीं बल्कि आपके क्षेत्र की भी तस्वीर और तकदीर दोनों बदल सकती है। इस स्याही को आम मत समझिए, बेहद खास है। ये निशान आपके क्षेत्र के प्रतिनिधियों को पूरे 3 से 4 महीने आपके इर्द गिर्द घुमाता है। यही वजह है कि न्यूज इंडिया आपसे कह रहा है कि आपकी उंगली की स्याही बेहद इंपॉर्टेंट है। तो अगर अभी तक आपने मतदान नहीं किया है तो वोटिंग परसेंटेज को इंक्रीज करने में अपना सहयोग दिखाइए और शान से उंगली पर स्याही लगवाइए। अपने करीबी बूथ पर पहुंच जाइए, मतदान कीजिए और सेल्फी पोस्ट कीजिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर और सिद्ध कीजिए कि आप जिम्मेदार नागरिक हैं। वो जिम्मेदार नागरिक जो कि अपने अधिकारों के प्रति सजग है। चलिए, तमाम हमारे साथ अतिथि भी इस वक्त जुड़ गए हैं। एक एक करके आपसे हम लगातार तारुफ भी करवाते जाए हैं। देखिए, अश्विनी शाही हैं हमारे साथ, नेता बीजेपी के। आदेश भारद्वाज हैं कांग्रेस के प्रवक्ता। डॉक्टर सुनील कौशिक हैं वरिष्ठ पत्रकार। और अनिल पुसुतकर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मध्य प्रदेश सीजी के स्टेट हेड। सबसे पहले अश्विनी शाही जी, आपका रुख कर लेते हैं। इस वक्त क्या लग रहा है आपको, कितना प्रतिशत आपके फेवर में इस वक्त मतदाता जाते नजर आते हैं? जी अश्विनी शाही जी, आवाज आ पा रही है? चलिए कोशिश करेंगे आपसे। अश्विनी जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, अनिल जी का रुख करेंगे। अनिल पुसतकर जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के हेड हैं। सर, लगातार आप छत्तीसगढ़ का रुझान बताते रहे पूरे समय और चर्चा में भी आप शामिल होते रहे हैं। आज जब हम बात कर रहे हैं 70 सीटों के मतदान की, जो रुझान है, वोटिंग परसेंटेज जिस तरह का सामने आ रहा है, वो परसेंटेज बहुत ज्यादा उत्साह नहीं पैदा कर रहा है। दीपिका, देखिए, एक आज जो 70 सीट से एक सीट जो है बिंद्रावनगढ़, वो नक्सल है चुनाव। वो पहले महासमुंद जिले में सीमांकन हुआ, तो परिसीमन के बाद वो गरियाबंद जिले में आ गई। नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, उससे लगे धमतरी जिले में आज नक्सलियों ने वारदात भी की। लेकिन ये जो छत्तीसगढ़ के जो मतदान का जो प्रतिशत सुबह कम दिखता है, उसका एक कारण है छत्तीसगढ़ के लोग बड़े आराम पसंद लोग हैं, सुबह से आराम से खाते हैं। लेकिन शाम तक देखिए जाकर आखिर में मतदान का प्रतिशत जो है बहुत रफ्तार पकड़ता है। पहले चरण की भी जो हम नक्सल प्रभावित क्षेत्र, जो घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, दुरूह क्षेत्र है, जहां जाना मुश्किल होता है, 3-3 किलोमीटर 4-4 किलोमीटर आज भी मतदाताओं को जाना पड़ता है, वहां पर भी शुरुआत में ऐसा लगा कि मतदान का प्रतिशत रफ्तार बहुत धीमी है। और बाद में हमने देखा जब अंतिम जो चुनाव निर्वाचन आयोग के जब अंतिम आंकड़े आए
तो वो पिछले साल की तुलना में भी 3% ज्यादा था। 75% की जगह 78% हुआ था। तो छत्तीसगढ़ के मतदाता जागरूक हैं, धीरे धीरे निकलेंगे। और ये सब जो है आज जो मतदान की जो 69 सीटें हैं मैदानी क्षेत्र की है, सरगुजा के जो वनांचल की 14, सरगुजा संभाग के वनांचल की 14 सीटें छोड़ दे, सारे मैदान क्षेत्र के हैं, शहरी क्षेत्र हैं, सब आराम से निकलते हैं और मतदान देते हैं। जी बिल्कुल अनिल जी, आप पहले भी कई बार मर्तबा कह चुके हैं कि बहुत आराम पसंद लोग होते हैं छत्तीसगढ़ के, और देखिए दिन चढ़ते जाएंगे। और देखिए हम ये चाहते हैं, चूंकि आपने भी मतदान किया है, जरा आप अपनी उंगली को उठाइए और तमाम दर्शकों से भी अपील कर दीजिए, क्योंकि न्यूज इंडिया सुबह से ही लगातार लगा हुआ है, महा कवरेज हमारी जारी है। हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के रहवासी हैं तो आप जरूर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। देखिए अनिल पुसुतकर जी हमारे स्टेट हेड और किस तरीके से साफ तौर पर अपील कर रहे हैं। बीजेपी जी हाँ बोलिए। जी दीपिका, आज का दिन जो है, आज ही का दिन मतदाताओं का दिन होता है। 5 साल में एक ही बार आता है मौका, ये महापर्व है हमारे मतदाताओं का। और ये हमको सरकार चुनने का, जनप्रतिनिधि चुनने का ये मौका है। ये पहला और आखिरी मौका होता है, इसके बाद हमारे पास सिवाय पछताने की कुछ नहीं होता। तो इसलिए अपने अधिकार का आज हर किसी को प्रयोग करना चाहिए। न्यूज इंडिया की तरफ से मैं भी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के निवासियों से सुनील कौशिक जी भी जुड़ गए हैं। बिल्कुल अनिल जी, वापस आपका रुख करेंगे। सुनील कौशिक जी, क्या लगता है कुछ सालों से जो ट्रेंड है मतदान का, क्या वो बदल गया है? क्योंकि कहा जाता है ना कि 2% मतदान ज्यादा हो जाता है तो चिंता की लकीर हो जाती है, कम हो जाता है तो भी चिंता बढ़ जाती है। तो ये हार्ट बीट्स बढ़ाने वाली चीजें अभी भी कायम है कि वो ट्रेंड बदला है, क्या माने हम? नहीं, बिल्कुल ठीक कहा। मतदान कम होता है तो सत्ता पक्ष को दिक्कत होने लगती है कि हाँ। ऐसा नहीं कि हमारे प्रति उत्साह कम हो रहा है, और मतदान ज्यादा हो जाता है तो लगता है विपक्ष को देखिए रुझान हमारी तरफ बढ़ रहा है। तो ये सब चलती रहती हैं चीजें। लेकिन मैं अनिल जी से एक बात जरूर पूछूंगा वहां पे मतदान को लेकर के, क्योंकि वहां के वो स्टेट हेड हैं, कि जब हम 2018 में 11 बजे तक की चर्चा कर रहे थे तो इन्हीं 70 सीटों पर करीब 25% के आसपास मतदान हुआ था। इस बार तो 19.65, मतलब 20% से भी नीचे है। और जो 20 सीटें पहले हुआ था वो माना जाता था कि नक्सलबाद क्षेत्र है, वहां 150 केंद्रीय बल की कंपनियां भी वहां लगाई गई थी, लेकिन वहां बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। 78% के आसपास शायद वहां हुआ है। लेकिन इस क्षेत्र में मुझे लगता है नक्सलवाद बहुत कम है। तो पिछले 2018 के अपेक्षा मतदान कम क्यों हो रहा है? अनिल जी क्या कहेंगे? हाँ नहीं सुनील जी, देखिए 75 नहीं 78% हुआ है। हाँ। पिछली बार 75 2018 में, हाँ इस बार 78 हुआ है। पिछली बार ये वनांचल है, मतलब आप उस कल्पना नहीं कर सकते, इतना कठिन क्षेत्र है बस्तर का, वहां पर अगर 78% हो रहा है तो आप मान के चलिए यहाँ पर भी पिछली, हाँ ये आप जरूर कह रहे हैं कि पिछली बार 25% हुआ था, इस बार 20% है। तो देखिए दिवाली का त्योहार भी था, लोग इधर उधर भी हैं, और अभी त्योहार की खुमारी से निकले भी नहीं। छत्तीसगढ़ के लिए तो बहुत आराम पसंद लोग हैं, बिल्कुल इत्मीनान से काम करते हैं। त्योहार पसंद, बिल्कुल आराम पसंद, त्योहार पसंद। अश्विनी जी आपके पास में आऊंगी, बीजेपी के से प्रवक्ता हैं अश्विनी शाही जी। अश्विनी जी, क्या लगता है कि इस बार राज और रिवाज परिवर्तित हो जाएगा क्या? अवश्य परिवर्तित होगा, और सब प्रदेशों में उसके रुझान दिखाई दे रहे हैं। जनता का रुझान माननीय मोदी जी के और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। और अभी जिस तरीके से जो है छत्तीसगढ़ के हेड अनिल जी जिस तरीके से बता रहे थे कि 78% मतदान हुआ 20 सीटों पर, और उसके बाद देखिए किस तरीके से बघेल साहब ने उसको लगा, वहां पर महिलाएं ज्यादा हैं, आधी आबादी का वोट वहां ज्यादा पड़ता है। उसके बाद उनको लगा कि कोई हमसे गलती हो गई है, तो उन्होंने दोबारा अपने पत्र में एक बढ़ाया 15,000 रुपए हम देंगे महिलाओं को। ये गलती हुई है, वहां से वो बात हो चुकी है, पड़ चुकी है भारतीय जनता पार्टी की रिवाज बदलने की, बात बदलने की, सरकार बदलने की। मध्य प्रदेश के लिए क्या कहेंगे? मध्य प्रदेश के लिए क्या कहेंगे? मध्य प्रदेश में हमको तो लगता है कि गुजरात 2 ना हो जाए। मध्य प्रदेश की स्थिति इतनी बढ़िया हो रही है क्योंकि वहां पर कमलनाथ जी जिस तरीके से अपने गांव क्षेत्र में संघर्ष करते हुए दिख रहे हैं, तो वो कैसे दिखेगा कि अपने क्षेत्र में वो संघर्ष कर रहे हैं पूरे प्रदेश में, क्योंकि वहां पर नेतृत्व कमलनाथ जी का है। बिल्कुल अश्विनी जी, जिस दौरान आप बोल रहे हैं हम टीएस सिंहदेव की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तमाम दर्शकों को दिखा रहे हैं। टीएस सिंहदेव बाबा, आप समझ लीजिए सरगुजा क्षेत्र का होल्ड जो है टीएस सिंहदेव के पास है, और टीएस सिंहदेव मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। स्वभाव से बेहद सहज, सरल और सीधा बोलने वाले नेताओं में से एक है।
मुख्यमंत्री बनने का मन था तो बोला कि जब अगर हमको नेतृत्व मौका देगा तो बनेंगे। डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी मिल गई तो उस पर भी राजी हो गए और बहुत ही सहजता के साथ उन्होंने मिलकर काम किया भूपेश बघेल के साथ। अनिल जी, सरगुजा का जिक्र एक बार पहले भी मैं आपसे कर चुकी हूँ, जिस दौरान हम चर्चा में जुड़े थे। मैं पूजा बात कर रही हूँ अनिल जी। हाँ पूजा जी, देखिए ये जो टी.एस. सिंहदेव की आप बात कर रहे हैं वो राजघराने के हैं। इन्हीं के राजघराने के बड़े मतलब उड़ीसा से जो है चीफ सेक्रेटरी भी रहे। तो ये सिंहदेव परिवार जो है बहुत प्रभावी परिवार है। और सरगुजा जो है पिछली बार 2018 में सरगुजा संभाग में 14 सीटें हैं, 14 की 14 कांग्रेस हो गई थी पिछले 2018 की बात करें तो। इस बार लेकिन वैसी स्थिति नहीं है। और सिंहदेव का जो आपने सवाल, जहां तक सवाल है, वो वाकई में बहुत सहज है, बहुत ईमानदारी से बात करते हैं। उन्होंने जब सरकार में थे तब भी उन्होंने कहा कि मुझे इसमें काम करने में असुविधा हो रही है, तो उन्होंने पंचायत विभाग जो है बहुत बड़ा मंत्रालय था, उन्होंने छोड़ दिया था। वही सवाल यही था कि कहीं ना कहीं अंदर खाने में हम ये कह ही रहे थे कि छत्तीसगढ़ में वो तमाम चीजें जो है कांग्रेस में अंतरकलह दिख रही थी। हालांकि मध्य प्रदेश में भी वो कहीं ना कहीं दिखाई दी, बीजेपी में भी दिखाई दी है। फिलहाल देखिए आगे चर्चा को बढ़ाएंगे, फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है, हम फौरन लौटते हैं, आप कहीं मत जाइएगा। चलिए वेलकम बैक। उस तरीके से आपको बता दें कि लगातार विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और इसी के साथ आपको बता दें कि मतदान का आंकड़ा भी हालांकि रफ्तार धीमी है लेकिन बढ़ जरूर रहा है। हमारे साथ तमाम अतिथि मौजूद हैं, जरा उनका रुख एक बार फिर से कर लेते हैं। बड़ी खबर, उससे पहले आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के भिंड में बीजेपी पर उनके प्रत्याशी पर हमला हुआ है। मेहगांव विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र पर बाहर पथराव हुआ है। तो बीजेपी प्रत्याशी राकेश शुक्ला को इस बीच मामूली चोटें आई हैं। देखिए हम जिक्र कर रहे हैं कि जैसे ही मतदान शुरू हुआ था और कुछ ही घंटों के बाद में इस तरह की वारदातें सामने आनी थी, घटनाएं सामने आने लगी थी। हालांकि उन पर अंकुश जरूर लगाया जा रहा है। देखिए हम लगातार अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी मध्य प्रदेश के भिंड में जहां बीजेपी प्रत्याशी पर हमला किया गया है। तो मेहगांव क्षेत्र के मतदान केंद्र के बाहर यह पथराव हुआ है। भिंड मुरैना ये सारा बुंदेलखंड का हिस्सा। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि यहां पर हिंसक वारदातें अक्सर सामने आ जाती हैं जब भी मतदान होता है, चाहे उपचुनाव का जिक्र कर लें, तब भी यही स्थिति देखी गई थी। तो अगली बड़ी खबर ग्वालियर से सामने आ रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मतदान किया है। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम पद को लेकर के सिंधिया ने बड़ा बयान दिया है। मैं सीएम की रेस में नहीं हूं, कुर्सी की रेस कांग्रेस में है, ये कहते हुए नजर आए हैं सिंधिया। मध्य प्रदेश में विकास और प्रगति की रेस है। तो बड़ी खबर है, जानकारी इस वक्त की, कुर्सी की रेस कांग्रेस में है, बीजेपी में नहीं। और साफ तौर पर सिंधिया ने अपने आप को लेकर के बयान दिया है कि मैं मुख्यमंत्री की रेस में नहीं हूं। और सिंधिया के इस बयान के बाद शिवराज सिंह चौहान को जान में जान जरूर आई होगी। सीएम पद को लेकर सिंधिया ने बड़ा बयान दिया है। हालांकि बीजेपी स्टार्टिंग से ही कहती आई है, शुरू से ही कहती आई है कि हम एक तरीके से चलते हैं जिसमें एक अनुशासन है और उसी अनुशासन का हम पालन करते आए हैं। और यही एक वजह भी है क्योंकि शिवराज सिंह चौहान हालांकि सीएम बतौर सीएम पद के लिए हैं, लेकिन देखा गया हो तो यदि मैनिफेस्टो की बात करी जाए, जिक्र कर लिया जाए, तो जो चेहरा रखा गया वो प्रधानमंत्री मोदी का ही आगे रखा गया है। न सिर्फ मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, बाकी तमाम राज्यों में भी जहां विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। इधर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टी.एस. सिंहदेव ने भी मतदान किया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां टी.एस. सिंहदेव ने भी मतदान किया है। और देखिए हालांकि टी.एस. सिंहदेव जो हाल ही में आपको बता दें डिप्टी सीएम बनाए गए, 2.5 साल का जो फॉर्मूला था इसको नहीं माना गया था। और यही बात कहीं ना कहीं टी.एस. सिंहदेव को खटकी थी। इस बात को लेकर उन्होंने पार्टी फोरम पे भी बात उठाई थी और ये बात सड़कों पर भी सामने जरूर देखी गई थी। और इसके बाद जब लगा कि अब चुनाव भी नजदीक हैं, डैमेज को कैसे कंट्रोल किया जाए, और इसको लेकर तब डिप्टी सीएम बनाया गया टी.एस. सिंहदेव को। हालांकि टी.एस. सिंहदेव का जो स्वभाव है, स्वभाव से बहुत विनम्र रहे हैं और बहुत कायदे से, बहुत तरीके से अपनी बात को रखते आए हैं। लेकिन मतदान
के दिन भी उन्होंने लोगों से अपील भी की और बहुत सहज स्वभाव में। सफलता मांगी, काम करने का अवसर मांगा और लोगों के हित में काम कर सकूं, मुझे उस योग्य बनाए और बनाए रखें। जितनी रिपोर्ट आई है पॉजिटिव आ रही है, काफी पॉजिटिव आ रही है। तो देखिए उन्होंने कहा कि रिपोर्ट जो आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है, क्योंकि देखिए यदि हम छत्तीसगढ़ का जिक्र करते हैं, 15 साल तक बीजेपी सत्ता पर काबिज रही, रमन सिंह की सरकार रही। इसके बाद अचानक से किस तरीके से फिजा बदली थी 2018 में, वो किसी ने नहीं भूला। और भूपेश बघेल का, यदि हम कहते हैं भूपेश बघेल के बारे में, एक जमीनी तौर के नेता कहे जाते हैं और भेंट मुलाकात के जरिए, उस कार्यक्रम के जरिए जन जन तक उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। लेकिन जब महादेव ऐप में उनका नाम सामने आया तो थोड़े से, हालांकि देखिए इस बीच बड़ी खबर, कमलनाथ का बीजेपी पर बड़ा आरोप। तो बीजेपी ने पैसे बांटे हैं और शराब बांटी है, ये कहते नजर आए कमलनाथ। बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरह काम कर रहे हैं एसपी। कमलनाथ का बीजेपी पर बड़ा आरोप। कमलनाथ बीजेपी के लिए कह रहे हैं दूसरा धान कटाई है। सारे लोग अपने गांव में हैं, अपने घरों में हैं। शहर वाले भी कहीं गए नहीं, क्योंकि परसों ही त्योहार खत्म हुआ है, कल का गैप हुआ और आज मतदान करना है। इसे मतदान जबरदस्त होने की संभावना है। पहले भी छत्तीसगढ़ में करीब ग्रामीण क्षेत्रों में 80% तो हो ही जाता है, शहरी क्षेत्रों में थोड़ा कम होता है, लेकिन मतदान जबरदस्त होता है छत्तीसगढ़ में। बघेल साहब बीजेपी भी दावा कर रही है जीतने का, आप क्या कहेंगे जीत को लेकर? वो दावा करते रहेंगे, जीतेंगे हम भी लोग। कितने नंबर से पास हो रहे हैं, कितनी सीट आ रही है? 75। अच्छा, उससे कम नहीं है। लेट वोटिंग के लिए आए हैं, क्या इसका असर भी है कि स्लो परसेंटेज है और राज्यों की तुलना में? नहीं, अच्छा परसेंटेज है, आप पता करें, कहीं कहीं 30-40% हो गया, बहुत बढ़ गया। तो अजीत जोगी क्या से क्या लग रहा है? अजीत जोगी तब अमित जोगी उनके बेटे। यहाँ मामला एक तरफा है, किसी लड़ाई उड़ाई नहीं है, क्योंकि यहाँ के ये लड़ाई जो है वो यहाँ के कांग्रेस के कार्यकर्ता, यहाँ के किसान, यहाँ के मजदूर, यहाँ महिलाएं, युवा सब लड़ाई लड़ रहे हैं। कुछ लोग तो कल साथ में घूमे भी थे, देखिए। आपको परेशान किया? अरे एक तरफा है, यहाँ तो दो तरफा भी नहीं है। भतीजों से कोई परेशानी नहीं है? अरे कोई परेशानी, यहाँ तो एक तरफा है मामला। मैंने कहा ना, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ पाटन में, यहाँ के कार्यकर्ता, यहाँ के मतदाता खुद लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मामला एक तरफ। भी कह चुके हैं सीएम साहब के रिश्ते में तो हम तुम्हारे लगते हैं, मतलब। हाँ, बोलो तो है, तो जब वो अपने आप को भतीजा साबित कर रहा है तो मैं बोल रहा हूँ, रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं। भूपेश बघेल को सुन रहे थे। अनिल जी, आपके पास में आऊंगी। कका को सुन रहे थे। कका कह रहे हैं साफ तौर पर छत्तीसगढ़ में सब बने भतीजा सामने खड़ा है, उसको आशीर्वाद मिलेगा, लेकिन जीतेंगे तो चाचा ही। नहीं, देखिए, भूपेश बघेल जो है वो बहुत कंफर्टेबल है और पाटन विधानसभा से ऐसा नहीं है कि एक बार विजय बघेल जीत चुके हैं, लेकिन तब उनके सामने भूपेश बघेल नहीं थे प्रत्याशी। और पिछली बार भी जो है भूपेश बघेल 28,000 करीब वोटों से जीते थे, लेकिन उसके बाद जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो उसी पाटन विधानसभा ने भाजपा के विजय बघेल को, जो सांसद थे उस समय, सांसद का चुनाव लड़ रहे, लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे, भर भर के वोट दिया था। तो आप ये उसके बावजूद जो भूपेश बघेल की अपनी जो छवि है वो बहुत एकदम साधारण, एक डाउन टू अर्थ और एकदम कॉमन मैन की है। तो उन्होंने कनेक्ट करके रखा है हर आदमी से। विधानसभा क्षेत्र, अपने सिर्फ विधानसभा क्षेत्र नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में वो हर जगह हर करीबी लोगों को वो पहचानते हैं, नाम से पहचानते हैं। देखिए वही अनिल जी, मैं याद भी कर रही हूँ और लगातार हमने देखा कि जमीनी स्तर के नेता कहा जाता है भूपेश बघेल को। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के जरिए वो कैसे लोगों से 1 to 1 खुद जाके मिलते थे, और वो देखिए बैठे बिल्कुल भी नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं माथे पर चिंता की लकीर भी उनके आई जब उन्होंने दिवाली के दिन लक्ष्मी योजना का जिक्र किया, 15,000 का जिक्र किया और कहा कि ये महिलाओं को मिलेंगे। तब ऐसा क्या हो गया था, क्या लगता है आपको? फिर उसके बाद में तमाम जी देखिए, इसमें ये घोषणा पत्र जब भाजपा का जारी हुआ, उन्होंने 12,000 रुपए प्रति वर्ष महिलाओं को देने की बात कही थी। उसके बाद जो मतदान हुआ 7 तारीख का, उसमें बस्तर जो पहले चरण की 20 सीटें थी, वहां
78% तक मतदान चला गया। तो सरकार की चिंता बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा मतदान होता है, तो उसके तत्काल बाद वो फिर वो वापस आए और उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि हम 15,000 देंगे महिलाओं को, उन्होंने एक घोषणा और की जशपुर संभाग में, सरगुजा संभाग में उन्होंने कहा हम जशपुर को और कोरिया को 2 नए संभाग बना देंगे। तो ये प्रशासनिक बड़ी जो घोषणा है ये भी बहुत महत्वपूर्ण घोषणा है, क्योंकि सरगुजा बहुत बड़ा एरिया है। तो ये सब जो ऐसा लगता है कि कोई चूक न रह जाए, अगर बिल्कुल कोई चूक न रह जाए, इसी की क्षतिपूर्ति की जा रही है। अश्विनी शाही जी आपके पास आ जाते हैं, क्या लगता है यहाँ पर, क्योंकि रमन सिंह को आपने सामने तो रखा नहीं, हालांकि अब वो सामने आए। यदि हम बीजेपी की बात करते हैं, गारंटी में भी मोदी की गारंटी नाम दिया गया, ना सिर्फ यहाँ हर जगह, तो क्या लगता है बीजेपी के ना गाड़ी को कन्फिस्केट किया है ना उनकी गिरफ्तारी की है, खुलेआम गुंडागिर्दी वहाँ पर हो रही है। और ये भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनका ये शिष्य वहाँ से चुनाव लड़ रहा है, जो पूरी रेत की खदान की इसने वहाँ पे अवैध खनन किया है और पूरा वहाँ पर उन लोगों को वहाँ पे दादागिरी कर रहे हैं। मैंने अभी कलेक्टर एसपी से बात की है, हमारी सरकार हमारी पार्टी भी इस बारे में इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट कर रही है। अभी तक ना गाड़ी गिरफ्तार हुई है ना उन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया हुआ। 15 गाड़ियों का काफिला उसमें चढ़ा दी उसकी बॉडी पर से, आप समझ सकते हैं क्या हुआ होगा। सर मुरैना में भी वायलेंस मेरी बात हुई एसपी से, कलेक्टर से ही बात हुई। वहाँ पर शुरू में एक घटना हुई थी, लेकिन एसपी साहब बता रहे हैं कि वहाँ पर अभी शांति और वोटिंग बराबर हो रहा है। सर बदलाव के बारे में क्या कहें, कोई बदलाव जैसा? 100% बदलाव है। किस आधार पर? आप आधार मुझसे पूछ रहे हैं, आप खुद महसूस नहीं करते? चलिए। नरोत्तम मिश्रा का जो बयान आया है, क्या चुनाव आयोग को इसको बहुत सारे बयान आए हैं? बिल्कुल संज्ञान में लेना चाहिए। बहुत ही मैं कहता हूँ कि भड़काने वाला बयान है और गृह मंत्री जी की जैसी आदत है, ये उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करना चाहिए और तत्काल नोटिस देना चाहिए। इनको तो ईसीआई ने तो सजा दे चुके हैं, अब वो कोर्ट में बचे हुए कोर्ट से। ये व्यक्ति को तो चुनाव लड़ने का कोई अधिकार ही नहीं है जिस प्रकार का ये इसके हरकत करता है। सर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ये कह रहे हैं क्लीन बोल्ड होगा दिग्विजय सिंह के बेटे। चलो सर थोड़ा धीरे मुस्कुराते हुए सवाल का जवाब दिया और कई सवालों को टाल भी गए। आदेश जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता हैं। आदेश जी, बहुत लंबा इंतजार, लेकिन सवाल 2 कांग्रेस की स्थिति कहां देखते हैं आप मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों जगहों पर? पूजा जी, दोनों जगह हमारी सरकार बनेगी जो है, स्पष्ट बहुमत से बनेगी जो है। छत्तीसगढ़ के बारे में आपको मालूम है कि कितना हमने काम किया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ईडी और दूसरी एजेंसियों का सहारा लेकर चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन हमें सब उनका पता चल गया है किस तरह से वो कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री को बदनाम करने का और लोगों को बदनाम करने का प्रयास किया गया, लेकिन किस तरह से वो गाड़ियों का नंबर और ये सब चीजें ट्रेस हो गया है कि किसकी वो गाड़ियां हैं, किनकी ये शरारत है, तो पूरी तरह से साफ है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हार रही है। जो चलिए अश्विनी जी का रुख करें। अश्विनी जी, क्या साजिश रची जा रही है, ऐसा कह रहे हैं आदेश जी, क्या लगता है? जी हाँ जी, देखिए साजिश जो है आदेश जी को जो दिखाई दे रहा है वहाँ पर तो एकदम गुठान घोटाला, गोबर घोटाला, गोबर खा गए। 229 करोड़ रुपए का गोबर, अब बताइए 250 करोड़ के आसपास का गोबर जो है इकट्ठा किया गया और 17 करोड़ का प्रोडक्ट बनता है, बाकी ना गोबर का स्टॉक दिखा पा रहे हैं और ना गोबर जो है उसका प्रोडक्ट दिखा पा रहे हैं। तो इसमें भी हम फंसाने की बात कर रहे हैं। और मैं कहना चाहूंगा 18 दल मिलकर सुप्रीम कोर्ट के पास गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करके भगा दिया इन लोगों को। एजेंसियां अपना काम सही कर रही हैं। वहां के माननीय मुख्यमंत्री जी, उनके रिश्तेदार, उनकी जो सौम्या चौरसिया कौन है, वो वर्मा कौन है, ये सारे लोगों के सौम्या चौरसिया के पास से पैसे बरामद हुए। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने इर्द गिर्द इस तरीके के भ्रष्टाचारियों को बैठाकर भ्रष्टाचार करवा रहे हैं। हमें आरोप लगाने की जरूरत ही नहीं है, हमें उनको बदनाम करने की जरूरत नहीं है, वो खुद बदनाम आदमी है। और जहां तक रही बात अभी टीएस सिंहदेव साहब की हो रही थी, उनके साथ तो पूरा नाइंसाफी किया इन लोगों ने, धोखा दिया। और वो सौम्य राजा हैं, इस वजह से वो शांत रह गए, वरना देखिए किस तरीके से कपड़े फाड़ रहे थे मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी, ऐसे ही कपड़े फटते वहां की स्थिति बहुत ही खराब है।
और अच्छा, अभी आप क्या स्थिति देख पाते हैं अपनी स्थिति? यदि हम मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं तो क्या स्थिति देख पाते हैं? जो कमलनाथ तो बहुत सक्रिय हैं, ये बात फैक्ट है। अरे अभी आपने देखा नहीं दीपिका जी, कमलनाथ जी के क्षेत्र में शिवराज जी गए थे, वहां पर लाडली बहना के जो योजनाएं थी वो जितनी आई थी सब सेल्फी लेने के होड़ में थी। हाँ। वहां पर कमलनाथ जी का कमल जो है खत्म है, भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल रहा है। वो कमल नाथ है, वो नाथ दिए गए हैं, यहाँ कमल खिल रहा है। शिवराज जी एक अपने आप में, और एक सवाल आपका अधूरा रह गया था, मैं उसका जवाब देना चाहूंगा। हमने तीनों प्रदेश में किसी नेता को छोड़ा नहीं था। नेगेटिव परसेप्शन फैलाने की बात थी। देखिए कल राजस्थान में रानी साहिबा भी सामने आई, वसुंधरा जी, शिवराज जी यहाँ पर आगे बढ़ चढ़ कर जा रहे हैं। रमन सिंह को भी हम लोगों ने, हाँ ठीक है, एक चेहरा जो हमारे नेता है माननीय मोदी जी, उनके नाम पर चुनाव हम लड़ रहे हैं क्योंकि हमारे वो नेता हैं। इन लोगों में जिस तरीके से खींचतान है, हमारे यहाँ एक लोकतंत्र है जिसको कहा जाएगा वो मुख्यमंत्री बनेगा, मतलब यानी कि जो प्रदेश के जो चुने हुए विधायक जिसको चुनेंगे वो बनेगा। लेकिन ये नहीं है। उत्तर प्रदेश में देखिए किस तरीके से 37 साल का रिकॉर्ड टूट गया। तो आज जो है रोल चलिए। ये किसका कैमरा है? इतना मुंह में बिल्कुल पीछे करो। पूरे प्रदेश में कैसे करेगा यार? शांत हो जाओ यार। पूरे प्रदेश में बदलाव की लहर है। धन्यवाद। लाइन में निश्चित रूप से महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है। भारतीय जनता पार्टी के जितने बूथ हैं तो वहाँ भी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। मैं सभी मतदाता भाइयों बहनों से आग्रह करूँगा कि मतदान का उपयोग करें। 100% मतदान सुनिश्चित हो। आप अपने घर से निकलें, प्रजातंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी निभाएं और छत्तीसगढ़ में एक बेहतर सरकार बनाने में आप अपनी भागीदारी दें। सर क्या लगता है छत्तीसगढ़ की जनता वो कौन से मुद्दे होंगे जिनको लेके वोट करेंगी? छत्तीसगढ़ में मुद्दे साफ हो चुके हैं। अब तो द्वितीय चरण का मतदान भी करीब 3-4 घंटे हो गए हैं। तो ये साफ है कि जनता के मन में बदलाव की ज़बरदस्त सोच है और अंडरकरंट भी पूरे छत्तीसगढ़ में दिख रहा है। लोगों में आक्रोश है सरकार के 5 साल की असफलता के लिए। और भूपेश बघेल ने जिस प्रकार भय, आतंक, लूट और का राज चलाया है, जनता इसी को बदलना चाहती है और ये बदलाव निश्चित रूप से इस चुनाव में जनता के वोटों से प्रकट होगा। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने मतदान किया है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, भोपाल में मतदान केंद्र पर पहुंचे दिग्विजय सिंह और उन्होंने मतदान किया। उनके साथ में उनकी पत्नी भी मौजूद थी। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह दिग्गी मतदान करते नजर आए और दिग्विजय सिंह से जब उनके बेटे को लेकर के सवाल पूछा गया तो हंसकर सवाल टाल दिया। तो भोपाल में मतदान केंद्र पहुंचे दिग्विजय सिंह और वहां पर मतदान किया है। चलिए, तमाम अतिथि हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। अश्विनी शाही जी हैं, आदेश जी भी हैं, सुनील जी हैं। सुनील जी, मैं आपके पास आ जाती हूँ। यहाँ पर यदि देखा जाए, आप क्या देख पाते हैं? चुनावी मुद्दे हैं, वो कोर मुद्दे कौन से नजर आते हैं? इसके अलावा जब हम बात छत्तीसगढ़ की करते हैं तो हमेशा देखा गया है, रमन सिंह की हम बात कर लें, उस वक्त उनका सिनेरियो अलग चल रहा था और जिस तरीके से वो हारे थे उसे कोई नहीं भूल सकता। अब बात हम उनकी भी करते हैं, भूपेश बघेल की। छत्तीसगढ़ियावाद को उन्होंने हमेशा से बढ़ावा दिया, इसे कोई नहीं भूल सकता। क्षेत्रवाद को हमेशा बढ़ावा दिया उन्होंने और यही उनकी यूएसपी कही जाएगी। सुनील जी का आप सही कह रही हैं, लेकिन आप देखेंगी कि सिंहदेव साहब के जितने भी तमाम टीवी चैनल्स पे इंटरव्यू हुए, उन्होंने भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री का चेहरा माना ही नहीं। उन्होंने सीधा जवाब दिया कि जो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा वो मुख्यमंत्री होगा। तमाम मैंने उनके इंटरव्यू देखे
और वही आज आप मध्य प्रदेश में भी देख रही हैं। सिंधिया जी कह रहे हैं मैं मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं हूँ। शिवराज जी सुबह सुबह कह देते हैं कि जो पार्टी नेतृत्व आदेश करेगा उस दायित्व का मैं निर्वहन करूंगा। तो ये सब है क्या? आप देखिए कि बहुत ज्यादा सीटों में अंतर नहीं होता है, वोटों में अंतर नहीं होता है। तो बड़ा रोचक चीजें इस चुनाव के नतीजों के बाद निकल के आएगी, छत्तीसगढ़ में भी और मध्य प्रदेश में। बिल्कुल बिल्कुल होगा कुछ और दिखेगा बिल्कुल। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जी बात पूरी कीजिए। दूसरी बात ये आप देखिए कि जो भी छत्तीसगढ़ की बातें अनिल जी बैठे हुए हैं कि जब 2018 में कांग्रेस की सरकार आई थी तो तमाम बड़े भ्रष्टाचार के आरोप बीजेपी की सरकार पर लगाए थे, लेकिन 5 साल में मुझे नहीं लगता कोई बड़ा नेता जेल गया होगा या रमन जी पर कोई बड़े स्तर की जांच हुई होगी। तो ये सब जनता देख रही है कि जिन आरोपों को लगा करके आप सत्ता में आए थे और सत्ता में आने के बाद आपने उन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ नहीं किया जहां बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस और बड़ी बड़ी रैलियों में आपने वो आरोप लगाए थे। निश्चित तौर से भूपेश जी एक निर्विवाद नेता के रूप में वहां से उभरे हैं और तमाम राष्ट्रीय स्तर के जो मुद्दे रहे हैं बड़ा बेहिचक उन्होंने उनके जवाब दिए हैं। लेकिन पार्टी के भीतर क्या है, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि जन्मदिन पे खुद भूपेश जी सिंहदेव के पैर छूते दिखाई दिए। आप बताइए, मुख्यमंत्री सार्वजनिक स्थान पर उप मुख्यमंत्री के पैर छू रहा है, तो इसका मतलब अभी भी कुछ जो पार्टी के बड़े नेताओं ने दिल्ली दरबार से जो मामला खत्म करने का प्रयास किया, जहां तक मैं महसूस कर पा रहा हूं, वो अभी भी दिल से खत्म नहीं हुआ है। और कहीं ऐसा हुआ कि सीटों का ऊपर नीचे थोड़ा सा होता है तो बीजेपी फिर वही राजनीतिक जो चीजें होती हैं सत्ता बनाने के लिए सिंहदेव का सहयोग ले या सिंहदेव बीजेपी का सहयोग करें या मुख्यमंत्री के रूप में सिंहदेव को प्रोजेक्ट कर दे। ये सारी चीजें मुझे लगता है कि अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो बंद कटोरे में हैं और जब नतीजा आएगा तब लेकिन कौशिक जी, कई बार हमने टीएस सिंहदेव को सुना है, उन्होंने ये बयान दिया है कि मैं आजीवन कांग्रेस के लिए ही समर्पित रहूंगा। ये बयान उन्होंने बार बार दोहराया है। क्या इस बयान को आश्वासन न समझा जाए? पूजा जी, जिन पार्टी में भगवत गीता की शपथ दिलवाई गई हो कि पार्टी नहीं छोड़ेंगे और आप बयान की बात कर रही हैं, और वो किसी भी पार्टी का नेता हो। देखिए, यदि इतना ही सब कुछ होता, आपने भी देखा, बिल्कुल आपने भी देखा, हमने देखा किस तरीके से चिट्ठियों द्वारा वार चला था। साफ तौर पर 2.5 साल का जो फॉर्मूला था, जब अख्तियार नहीं हुआ था तब क्या कुछ हुआ था। अश्विनी शाही जी, आप भी मुस्कुरा रहे हैं, जरा आपका भी रुख कर लेते हैं हम। क्या लगता है यहाँ पर दिग्विजय साफ तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तो साफ कह दिया कि भाई मैं तो पार्टी उसमें सीएम की रेस में नहीं हूँ। यहाँ शिवराज सिंह चौहान ने कह दिया जो पार्टी तय करेगी, जो पार्टी फोरम में तय होगा वही होगा। तो कहने की जरूरत ही क्यों पड़ गई? क्या लगता है आपको, कुछ ऐसा चल रहा है क्या अंदर खाने में? देखिए, आप लोग जो पूछते हैं तो जवाब तो नेता को देना ही पड़ेगा, और आप लोग ऐसा पूछते हैं कि मुंह से कुछ भी निकलवा लें। तो एक जो नेता है वो अपने एक लोकतांत्रिक उसमें अनुशासन में बंधा हुआ है पार्टी के, तो वो वही बोलेगा। क्योंकि हमारा जो एक हमारे पार्टी में नहीं, देखिए अश्विनी जी, ये बात ऐसे ही नहीं कही जाती, क्योंकि जब दिखता है तभी पत्रकार कहता है। ये बात ऐसे नहीं की जाती, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान को आपको याद होगा कई मंच से जब प्रचार के दौरान उन्होंने कहा था कि आप कहेंगे, महिलाओं से भी पूछा था, आप कहेंगे तो मैं चुनाव लड़ूंगा। आपको भी याद होगा, अनिल जी को भी याद होगा। अनिल जी, सहमत हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। इनसे अश्विनी जी से पूछिए, वो कह रहे हैं, अश्विनी जी कह रहे हैं कि जो नेताओं को अनुशासन से बंधे उन्हें कुछ न कुछ तो कहना होता है, यानी वो जो कह रहे हैं वो करेंगे नहीं। जो तीरथ जी कह रहे हैं वो करेंगे नहीं क्या? अनिल जी, अगर आप यहाँ बैठे हुए हैं, चाहे पूजा जी या दीपिका जी अगर हमसे पूछ रही हैं कि आप जो है देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, राष्ट्रपति बनेंगे, प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, तो मेरी क्या बिसात? ये तो नेतृत्व को तय करना है कि हमें कौन सा जगह देगा, क्या करेगा चुनाव के बाद। बिल्कुल अश्विनी जी आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन किसी मुख्यमंत्री मौजूदा मुख्यमंत्री को ये पूछा जाए और फिर वो ये कहे कि राष्ट्रीय नेतृत्व कहेगा वो हम माना जाएगा, दोनों में अंतर हो गया ना। अभी आप मुख्यमंत्री नहीं है, प्रधानमंत्री नहीं है। और चलिए आदेश जी का रुख करते हैं। आदेश जी, जरा कांग्रेस का तो हाल बता दीजिए, क्योंकि यहाँ पर मध्य प्रदेश में बहुत मेहनत कमलनाथ ने की, वो तमाम चीजें भी सामने आई थी, किस तरीके से आप सत्ता में आए, बहुत कांटे की टक्कर, वो 3 बजे रात का रिजल्ट जिस तरीके से आया था हम नहीं भूले, और उसके बाद कमलनाथ की सरकार बनती है लेकिन बहुत जल्दी गिर भी जाती है। वो कमियां ना रह जाएं, वो खामियां नहीं रह जाएं, क्या दुरुस्त किया गया इस बार? दीपिका जी, बिल्कुल निश्चिंत रहें आप। जो मैं बड़ा आदर करता हूँ सुनील कौशिक जी का, छत्तीसगढ़ के बारे में तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि कहीं ना कहीं ऐसा सोचा जा रहा है
कि कांग्रेस के लोगों को तोड़ के कहीं कोई सरकार बना ली जाए। इसका मतलब ये तो स्पष्ट हो गया कि बीजेपी वहां पे हार रही है और कांग्रेस पूरे बहुमत के साथ आ रही है। तो ये भी गलतफहमी, कोशिश की गलतफहमी हो सकती है। टीएन सिंहदेव साहब जो है पूरी तरह से जो है कांग्रेस के लिए समर्पित है और आपने खुद उनकी प्रशंसा भी की है। चलिए, जोड़ तोड़ की राजनीति का जिक्र किया है ना आपने, अब इसके बाद हम जरूर आएंगे, इसमें ही पूछेंगे आपसे। चलिए, वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है, फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा।